रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर ज़मीन, आगे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। In the previous lecture of Union Budget, we will discuss about the rural schemes in budget 2020, 21 and 21-22 and the health schemes for rural areas and Indian budget for 2021 and 21-22. Now we discuss the first lecture of health portion, and the health budget is on the two portion. That is, second portion is described by me today. Now, before wasting the time, we will start the lecture. वर्तमान में 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेश PMJAY को लागू कर रहे हैं और 12 फरवरी 2021 तक योजना के तहत 13.73 करोड़ से अधिक ई कार्ड जारी किए गए थे और 1.6 करोड़ से अधिक रोगियों की अस्पताल में भर्तियां कवर की गई हैं। लाभार्थी सत्यापन का अधिकांश कार्य आधार के माध्यम से किया गया है और इस योजना के तहत 24,269 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है। इसमें लगभग 50% निजी क्षेत्र में है और उत्साहजनक बात यह है कि देश में सबसे गरीब 40% आबादी के लिए निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाले खर्च को वहन करना मुश्किल था, जबकि अस्पताल के बेड का 80% से अधिक मौजूद है और PMJAY और सरकारी पहलों के कारण भुगतान सामर्थ्य के काफ़ी बढ़ने के साथ टियर 2 और टियर 3 शहरों में निजी चिकित्सा केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आना चाहिए। और अगर हम कहें तो PMJAY सार्वजनिक अस्पतालों के उपयोग स्तर और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। केंद्रीय बजट 2021-2022 में PMJAY के लिए आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष के बजटीय आवंटन के एकदम समान स्तर पर है लगभग। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हम बात करें तो PMJAY के आरंभ के बाद थोड़े समय के भीतर ही स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिन राज्यों में योजनाओं को लागू किया गया है उन राज्यों में स्वास्थ्य बीमा वाले परिवारों के अनुपात में 54% की वृद्धि हुई है, जबकि इसकी तुलना में जिन राज्यों ने PMJAY लागू नहीं किया था उनमें स्वास्थ्य बीमा की पैठ में 10% की गिरावट आई है। और अगर हम देखें तो 2015-16 और 2019-20 के बीच उन राज्यों में शिशु मृत्यु दर में 12% की गिरावट आई है, जिसमें PMJAY को नहीं अपनाया गया, और उन राज्यों में 20% की गिरावट आई है जिन्होंने इसे अपनाया। इसीलिए जिन राज्यों ने PMJAY को नहीं अपनाया उनमें 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के शिशुओं की मृत्यु दर में 14% की गिरावट आई है। और जिन राज्यों ने इस योजना को लागू किया उन राज्यों में 19% की गिरावट आई है। और राज्यों की प्रशासन व अवशोषण क्षमता बढ़ने के साथ इस योजना को जारी रखना और कवरेज बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयुष योजना की बात करें बजट के तहत तो मैं चर्चा करूंगा स्वच्छ भारत के बाद सही पोषण, जीवन शैली और योग के बारे में जागरूकता के माध्यम से स्वस्थ भारत को एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। और भारत में पारंपरिक चिकित्सा विशेष रूप से आयुर्वेद और योग का एक समृद्ध इतिहास रहा है। आयुष को आज़ादी के बाद वांछित मान्यता नहीं मिली और कुछ वर्षों में सरकार ने आयुष को औपचारिक रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए ठोस प्रयास किए। और आज देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2017 ने भी आयुष को मुख्य धारा में शामिल करने की बात कही थी। इसीलिए भारत ने बीमारी को देखते हुए बोझ का सामना कर रहा है। और अगर हम देखें तो 4 में से 1 भारतीय 70 साल की उम्र तक गैर संक्रामक रोग के कारण जान गंवा सकता है। आधुनिक चिकित्सा अकेले समाधान नहीं दे सकती और आज के दिनों में आयुर्वेद और योग समग्र स्वास्थ्य कल्याण प्रणाली के विभिन्न अंग के रूप में विकसित हो रहे हैं। और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के साथ साथ रासायनिक की प्रचुरता वाले उत्पादों से दूर जाने की आवश्यकता के बारे में आयुष हमें जागरूक कर रहा है। और इसके अलावा वो कोविड-19 महामारी ने निवारक स्वास्थ्य और देखरेख की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रहा है।
और तनाव कम करने के साथ साथ पुरानी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में आयुर्वेद और योग की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ रही है। और अगर हम देखें तो 2021-20 और 21 की तुलना में बजट अनुमान 2021-22 में आयुष मंत्रालय का आवंटन 40% बढ़ाकर केंद्र सरकार ने बीमारियों के इलाज के अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आयुष का लाभ उठाने के संकेत दिए हैं। सॉरी। पोषण, पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ वायु, इन योजनाओं की बात करें तो स्वास्थ्य पर सरकार ने कई पहलों के अलावा बजट 2021-22 में विभिन्न कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य परिणामों पर प्रभाव डालते हैं, और जैसे कि जो बिंदुओं पर चर्चा की गई है, पोषण, पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ हवा। भारत में पोषण की कमी, बच्चों के विकास में कमी, स्टंटिंग, इसको स्टंटिंग भी बोलते हैं, और एनीमिया, खून की कमी गंभीर समस्या है। इसके समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और कुपोषण का संकट बना हुआ है देश में। इसका सामना करने के लिए इस चुनौती का 2018 में पोषण अभियान शुरू किया गया था। एक उपयुक्त प्रशासन व्यवस्था मिल सके और किसी व्यक्ति या घर के पोषण की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई अतिव्यापी कारकों को दर्शाने में सक्षम हो। केंद्रीय बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 को पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर शुरू किया गया है। इनका उद्देश्य है कि विभिन्न कार्यक्रमों की पोषण सामग्री वितरण, पहुंच और परिणाम को मजबूत बनाया जाए और 112 आकांक्षी जिलों में पोषण परिणामों में सुधार के लिए एक गहन कार्यनीति अपनाई जाएगी। और केंद्र सरकार ने पोषण के क्षेत्र में बहुत सी योजनाओं को लागू कर रही हैं और राज्यों के साथ साझेदारी में और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसमें पोषण अभियान, समन्वित बाल विकास योजना, एनीमिया मुक्त भारत, बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के साथ साथ रोटा वायरस और न्यूमोकोकल संयुग्मन, कांजुगेट वैक्सीन, इस तरह की योजनाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल आवश्यक होता है और उपयुक्त सीवेज निपटान के साथ स्वच्छ सुविधाओं तक पहुंच जरूरी है। और अच्छी स्वच्छता आदतों के साथ जुड़े ये दो तत्व रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भारत ने अपने नागरिकों के लिए पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित करने में काफ़ी प्रगति की है, फिर भी चुनौतियां अभी बहुत हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक और आयरन की अत्यंत उच्च मात्रा के कारण कई क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता समस्याग्रस्त है। वायरस और बैक्टीरिया संबंधित संदूषण का मुद्दा भी मौजूद हो गया है। और इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जल स्तर में गिरावट, काफ़ी जल स्तर में गिरावट है ग्रामीण क्षेत्रों में, और अधिक गंभीर समस्या पकड़ती जा रही है। और यहाँ जल के प्रमुख स्रोत नलकूप और हैंडपंप भी हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त सीवेज निपटान के अभाव में जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। शहरी भारत समीपवर्ती जल निकायों और उपसतह जल पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, और कुछ जलों में भूजल जली चट्टानी परतों पर निर्भर है, जो कई शहरों में प्रदूषित हो चुका है। वास्तव में अत्यधिक दोहन के फलस्वरूप भूजल की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है और जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफ़ी हानि पहुंच रही है, और मानसून में बाढ़ के साथ साथ सीवेज और पेयजल के स्रोतों के मिल जाने के कारण जल की गुणवत्ता भी बिगड़ जाती है। मानसून में जब ज़्यादा बारिश होती है तो जल स्रोत और सीवर एक हो जाते हैं। सीवर का पानी कचरा जल के साथ मिल जाता है और वो जल की गुणवत्ता को बिगाड़ देता है। पेयजल और स्वच्छता तक वांछित पहुंच न होने के साथ ही अच्छी स्वास्थ्य पदार्थ प्रथाओं की सीमित रूप से अपनाने के परिणामस्वरूप जल जनित रोग भारत में व्याधि और बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बनता जा रहा है। विश्व बैंक ने कहा है कि 21% संक्रामक रोग जल जनित हैं और नवजात शिशुओं की जटिलताओं, निमोनिया और सेप्सिस के अलावा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया के कारण सबसे अधिक मौतें होती हैं। पर्याप्त रूप से सक्षम और उपयुक्त रखरखाव वाले जल उपचार विकल्पों की अनुपलब्धता और धातु संदूषण भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर जल में 10 में से 40 भाग प्रति अरब के बीच आर्सेनिक के स्तर को हृदय रोग, फेफड़े और फेफड़े की कार्य क्षमता घटाने, त्वचा के घाव जैसे
मेलेनोसिस और कैंसर से जोड़ा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में जल जीवन मिशन के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपए का आवंटन एक महत्वपूर्ण कदम लगाया गया है भारत सरकार द्वारा। और इस मिशन के तहत 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे और 500 अमृत का मतलब है अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल का मैं अमृत का मैं फिर से प्रोनाउंसिएट करता हूँ अमृत को। अमृत का मतलब है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRIT। शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और स्वच्छ भारत अभियान से हासिल लाभों को बनाए रखने के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये हमारे बजट 2021-22 की बात हो रही है। स्वास्थ्य पे, जल स्वच्छता पे कितना आवंटन किया गया है, तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 वर्षों में 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन के तहत वास्तविक प्रस्तावित प्रमुख पहलों में है संपूर्ण मल कीचड़ प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के साथ साथ सभी विरासत डंप साइटों का बायो रीमेडिएशन शामिल किया गया है। भारत के बहुत से शहरों में वायु गुणवत्ता से संबंधित चुनौतियों को देखते हुए बजट 2021-22 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटना क्यों ज़रूरी है? वायु प्रदूषण से निपटेंगे तो सांस रोगों से बचेंगे, वातावरण स्वच्छ होगा। और स्वास्थ्य क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार के एजेंडे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है, जिसे सुधारों और पहलों की एक श्रृंखला क्रियान्वित हुई है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि हालांकि केंद्रीय बजट एक महत्वपूर्ण साधन है, तब भी कार्रवाई का एक बड़ा भाग स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि और गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की जिम्मेदारी हर राज्यों की भी होती है। और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP 2017 में स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि के साथ साथ बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की साथ साथ आवश्यकता है। तो आज मैंने आपसे बजट में हेल्थ पोर्शन का सेकंड और लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है। इसके बाद मैं ग्रामीण बजट के अंतर्गत आपको स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग की मजबूती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी बजट में बताए गए हैं उसको डिस्कस करूंगा। आज का हमारा लेक्चर था स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, और इसके अंतर्गत योजनाएं जो चलाई गई उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना चलाई गई थी, जिसमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 5 केंद्रीय शाखाओं और 20 मेट्रोपॉलिटन स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण किया गया। और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाना है। और पॉइंट ऑफ एंट्री यानी कि 32 एयरपोर्ट, 11 बंदरगाह और 7 लैंडिंग क्रॉसिंग में मौजूद 33 स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ बनाना है और 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन होगा। इसके तहत आप देख सकते हैं कि PMJAY के तहत कई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को समेकित करके सरकार ने वन नेशन वन स्कीम की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है और यह सुनिश्चित किया है कि सभी नागरिक देश में कहीं भी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के समान पैकेज का लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में निवास कर रहे हो। तो गाइज, आपका लेक्चर आज को कैसा लगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट नोट्स की लिंक्स मैं डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके इसके PDF को भी देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जब प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगी और आप मेरे वीडियो देखने में तुरंत ही तत्पर हो जाएंगे। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो में कमेंट्स करके आप ये बताएं वीडियोस में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इस कमेंट्स को आप देते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने अंदर जोश आता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर कमेंट्स कम आएंगे तो वीडियोस मैं नहीं बना पाऊँगा। अगर आप वीडियोस में कमेंट्स करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए और अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे
और मुझे सपोर्टिव नेचर होने के कारण मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग लेक्चर्स दे सकूंगा। मैं भी बजट के काफ़ी लेक्चर्स दूंगा। बजट को मैंने डिस्क्राइब किया है अभी कई फील्ड्स में। अभी मेरे फील्ड में पहला था रूरल एरिया, सेकंड मैंने हेल्थ को डिस्कस किया है। अब मैं इसके बाद आपको जो डिस्कस करूंगा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं बजट को किस तरीके से डिस्कस करूंगा। मैंने बजट को रोजगार, निवेश, आय बढ़ाने पर जोर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हिसाब से डिस्कस किया है। इसके बाद मैंने आज के सेकंड लेक्चर तक डिस्कस कर दिया है स्वस्थ नागरिक और सशक्त राष्ट्र का निर्माण यानी हेल्थ के लिए। इसके बाद मैं अगले चैप्टर्स में दूंगा स्टार्टअप, उद्यमिता और बैंकिंग। इसके बाद मैं एमएसपी और एमपीएमसी और सरकार की जो भी मंशाएं उस पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्थाओं के लक्ष्य की ओर सरकार की जो क्रियान्वयन कमेटियां हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद के लेक्चर में मैं अवसंरचना, विकास और सशक्त बनता ग्रामीण भारत इस विषय पर चर्चा करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा किया गया है, क्या बजट पास किए गए हैं, क्या पिछले बजट से अंतर है, इनको डिस्कस करूंगा। सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि, महिलाओं युवाओं के लिए किसी तरह का संदेश जो भी सरकार ने दिया हो अपने बजट में वो मैं डिस्कस करूंगा। गैस ग्रिड, स्वच्छ ऊर्जा का टिकाऊ तंत्र, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। आगे बहुत ही रोचक लेक्चर्स आने वाले हैं। बजट को मैं काफ़ी पार्ट में पढ़ाऊँगा। बजट के मैंने 2 सेक्शंस पढ़ा दिए हैं, हेल्थ सेक्टर एंड रूरल एरिया सेक्टर। और मैंने जो भी आपको सीरीज सेक्टर्स बताए उस सेक्टर के थ्रू मैं बजट को और भी डिस्क्राइब करूँगा। और हाँ, एक बात और, मैं आर्थिक समीक्षा भी करूँगा। आर्थिक समीक्षा बहुत जल्दी आने वाली है। अभी मेरे सोशियोलॉजी इसके लेक्चर आ रहा है जो कि यूपीपीजीटी, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड और अन्य जगह की जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं जहां भी सोशियोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ बीपीएससी सीडीपीओ की वैकेंसीज आई है जहां भी सोशियोलॉजी बहुत ही प्रभावी है। मेंस में 4 सब्जेक्ट से मेंस होगा जिसमें कि सोशियोलॉजी मैं कवर कर रहा हूं। तो सोशियोलॉजी के लेक्चर्स भी मेरे देखते रहे। मैंने कल एक स्पेशल लेक्चर भी दिया है जिसे मैंने नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल बोन्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बोला है, उसको भी आप ज़रूर देखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। कॉम्प्ट एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें।